वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की डेफिनेशन। आज हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो वीडियोस में कवर अप करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए से लेके 2 क्लॉज M1 तक। उसके बाद हम दूसरी वीडियो में बाकी सारी डेफिनेशन कवर अप करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन। हम कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है आबादी। Abadi means the area reserved from time to time in a village for the purpose of the residence of the inhabitants thereof or for the purposes ancillary thereto। यानी कि एक ऐसा एरिया जो समय समय पर गांव में या ग्राम में रिजर्व किया जाता है लोगों के रहने के लिए। The area reserved from time to time in a village for the purpose of the residence of the inhabitants और या फिर उसके जैसे मिलते जुलते पर्पस के लिए उसे हम कहेंगे आबादी। इसमें 2018 में संशोधन हुआ है। अब आते हैं हम 2 क्लॉज बी में। वो कहता है एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर में 5 चीजें आती हैं। पहली, द रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बीटल लीव्स, वाटर नट्स एंड गार्डन प्रोड्यूस। यानी कि जो भी आप क्रॉप्स सालाना के बेसिस पे या महीने के महीने या पीरियोडिकल आप उगाते हैं, उसमें कि बीटल लीव्स होते हैं, वाटर नट्स होते हैं या गार्डन प्रोड्यूस, तो वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा कहता है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आएगी। तीसरा कहता है द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ द ऑर्चार्ड्स यानी कि फलोद्यान, यानी कि जो आप फलों के बाग लगाते हैं उनका मेंटेनेंस या उनकी देखभाल करते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है इसमें रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फॉडर, ग्रेजिंग और थ्रेशिंग ग्रास, यानी कि किसी भी लैंड को चारे के लिए, चराई के लिए या घास उगाने या उखाड़ने के लिए अगर कोई भी लैंड यूज होता है या रिजर्व किया जाता है तो वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इसका जो क्लॉज 5 है वो है इंसर्ट किया गया है 2003 के तहत, जो कि वो कहता है कि कोई भी ऐसा लैंड यानी कि जो यूज ऑफ द लैंड फॉर पोल्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री in an area situated more than 5 kilometers away from the urban area, यानी कि कोई भी ऐसा लैंड जो कि पोल्ट्री के लिए, फिशरी के लिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज किया जाता है और वो जो एरिया है वो शहरी इलाके से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसे हम भी एग्रीकल्चर के अंदर ही मानेंगे। अब आते हैं 2 क्लॉज सी पर। वो आता है एग्रीकल्चर ईयर। इसमें कहता है एग्रीकल्चरल ईयर मीन्स द ईयर commencing from 1st July or such other date as the state government may by notification appoint, यानी कि ऐसा ईयर जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा या फिर ऐसी किसी तारीख से स्टार्ट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। अब आता है 2 क्लॉज डी जो कि है बोर्ड। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, यानी कि बोर्ड का मतलब है जो भी सेक्शन 3 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम लोग बनाते हैं, हमारा जो ये कोड बनाता है उसे हम बोर्ड कहेंगे। 2 क्लॉज ई कहता है बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स अ पर्सन who cultivates land personally or who may be reasonably expected to cultivate personally, यानी कि इसमें दो प्रकार के लोग आते हैं, या तो प्रेजेंट में कोई बंदा लैंड को पर्सनली कल्टीवेट कर रहा हो या फिर जो बंदा फ्यूचर में हम जिससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कल्टीवेट करेगा पर्सनली लैंड को। अब आता है एफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बस ये डेफिनेशन आपसे पूछेंगे कि किसमें दे रखी है, लेकिन इसका सिंपल सा है कि जो भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ में उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब आता है F1। F1 जो है वो 2018 से अमेंड होके इंसर्ट होके आया है और ये बात करता है डेवलपमेंट प्लान की। ये कुछ नहीं कहता, ये सिंपल कहता है कि डेवलपमेंट प्लान शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर एमपी नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973। अब आता है हम 2 क्लॉज जी पे। 2 क्लॉज जी कहता है गवर्नमेंट फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट मीन्स अ फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट in accordance with the provisions of Indian Forest Act 1927, यानी कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, यानी कि जो भी फॉरेस्ट हमने रिजर्व कर दिए गए हैं या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं उनको हम गवर्नमेंट फॉरेस्ट कहेंगे। अब आता है 2 क्लॉज एच जो कि डील करता है गवर्नमेंट लेसी के साथ।
वो कहता है कि गवर्नमेंट लेसी मीन्स अ पर्सन होल्डिंग अ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 181। यानी कि गवर्नमेंट लेसी एक ऐसा पर्सन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लैंड होल्ड करता है सेक्शन 181 के अंतर। अब आता है 2 क्लॉज आई, वो डील करता है होल्डिंग के साथ। होल्डिंग में 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। होल्डिंग क्या है? होल्डिंग मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू। यानी कि होल्डिंग जो है एक लैंड का मतलब पोर्शन है जिसपे की लैंड रेवेन्यू लगता है। अब आता है 2J। 2J बहुत ही सिंपल है, इसका बस ये पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट किस में दे रखा है, लेकिन इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है 2J इम्प्रूवमेंट मीन्स विद रेफरेंस टू अ होल्डिंग एनी वर्क विच materially adds to the value of a holding and consistent with its purpose and includes construction of tanks, wells, drainage of land, planting of trees, erection of the building। यानी कि कोई भी अगर आप कोई भी होल्डिंग पे या लैंड पे कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता है तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। इम्प्रूवमेंट के अंदर कोई भी टेम्पररी जॉब अगर कोई काम करते हैं आप तो वो नहीं आएगा, और ऐसा कोई काम करते हैं जो कि उसकी वैल्यू घटा देता है तो वो भी इम्प्रूवमेंट के अंदर नहीं आएगा। अब आता है लैंड। 2 क्लॉज के लैंड करता है डिफाइन। लैंड मीन्स अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस whether or not under the water and it includes all the things attached to or permanently fastened to anything attached to such land। इसमें कहता है कि लैंड अर्थ का हर सरफेस है, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो पानी के ऊपर हो, वो अर्थ का सारा सरफेस जो है वो लैंड है, और लैंड से जितनी भी चीजें परमानेंटली अटैच्ड हैं वो सब लैंड के अंदर ही आएंगी। तो यानी कि लैंड में दो चीजें आती हैं, अर्थ का सरफेस जो कि चाहे पानी के ऊपर हो चाहे पानी के अंदर हो वो भी लैंड है, और लैंड से जितनी भी चीजें परमानेंटली जुड़ी हुई हैं वो भी लैंड के अंतर्गत आएंगी। अब आता है 2L लैंडलेस पर्सन। वो कहता है कि लैंडलेस पर्सन मीन्स अ पर्सन who is a bona fide agriculturalist and who whether individually and jointly with other members of his family holds no land or less land than the area which may be prescribed। यानी कि लैंडलेस पर्सन दो पर्सन है, एक तो वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज उसके पास या तो बिल्कुल ही लैंड नहीं होना चाहिए या फिर उसके पास लैंड होना चाहिए कम मात्रा में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए ½ हेक्टेयर ऑफ द लैंड प्रिस्क्राइब कर रखा है और उसके पास ½ हेक्टेयर से कम है और वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट है तो वो लैंडलेस पर्सन के तहत आएगा। अब कहता है 2M लैंड रिकॉर्ड्स। ये बहुत सिंपल है। लैंड रिकॉर्ड्स जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं इस कोड के अंदर उन्हें हम लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं। M1 लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो है ये ऐड किया गया है 2018 के द्वारा। इसमें कहता है जितने भी हम रेवेन्यू पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे वो रेंट की फॉर्म में हो चाहे वो प्रीमियम की फॉर्म में हो लीज की फॉर्म में हो, वो सब लैंड रेवेन्यू के अंतर आएगा। वो कहता है लैंड रेवेन्यू मीन्स all revenue payable to the state government and includes premium, rent, lease, money, quit rent, etc। अब आते हैं हम 2N पे। वो कहता है लीगल प्रैक्टिशनर। Legal practitioners mean any person entitled to practice in any of the courts in Madhya Pradesh under the Legal Practitioners Act 1879 or under any other law for the time being in force। यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि मध्य प्रदेश में के कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है अंडर द एडवोकेट एक्ट और या फिर किसी और लॉ के तहत, तो उसे हम कहेंगे लीगल प्रैक्टिशनर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी की सारी डेफिनेशन हम कवर करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।